कच्छू प्रॉब्लम है कल की हैं। क्वेश्चन वगैरह लेके आए हो? लाए दो। ऐसे का लास्ट में दे देना, चेक करूंगा क्या है। अच्छा, और क्वेश्चन लिख के लाए हो? ठीक है, चलो लास्ट में चेक करता हूँ, फिर पार्टी के लिए तैयार रहना जो नहीं लाए होंगे, है ना। ओसनिक करेंट्स हमने कल स्टार्ट किया था, तो इसमें ओसनिक करेंट्स में सबसे पहले परिभाषा एक लाइन देख लिया था हमने, जो है कि नहीं। समुद्री महासागरीय धाराएं की परिभाषा देख लिया था कि नदी के समान महासागरीय जल का जो किसी पर्टिकुलर निश्चित दिशा में प्रवाह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं, राइट। उसके बाद प्रकार हमने थोड़ा सा देख लिया था, तीन प्रकार, तीन आधारों पे अलग अलग प्रकार देखे थे हमने, जो है तीन अलग अलग आधारों पर, है ना। एक आधार देखा था हमने जो है प्रवाह क्षेत्र एवं दिशा के आधार पर, है ना। आपका जो है प्रवाह क्षेत्र एवं दिशा के आधार पर देखा था। तीन इसके देखे थे, धारा, स्ट्रीम, और आपका जो है एक था प्रवाह, ड्रिफ्ट, है कि नहीं। धारा एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित दिशा में बहती है, उसको धारा। जब उसी की गति बहुत ज़्यादा होती है, नदी के समान स्पीडली होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम। और प्रवाह में क्या होता है, क्षेत्र और दिशा निश्चित नहीं होती है, हवाओं के प्रभाव से महासागरीय जल कई दिशाओं में बिखर जाता है, फैल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। फिर दूसरा जो है स्थिति के आधार पे दो प्रकार देखे थे, एक सतही धारा, एक आपका अधोवाहिनी धारा, सतही धारा और एक अधोवाहिनी धारा, सरफेस करंट और बॉटम करंट। तो कल मैंने बताया था कि महासागरीय धाराओं में जब जल बहता है, महासागरीय धाराओं में जब जल बहता है तो ऊपर का जल तो बहता ही है, उसके जस्ट अगेंस्ट जो है नीचे का जल भी बहते रहता है, और इस तरीके से पूरे महासागरीय जल में सर्कुलेशन होते रहता है, संचरण होते रहता है। तो ऊपर वाली जो जल का प्रवाह है उसको हम लोग सतही धारा कहते हैं, और उसके विपरीत नीचे तली पर भी जल क्या होता है, विपरीत बहते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधोवाहिनी, बॉटम करंट कहते हैं। आगे बस समझ में, ये देख लिया था। और एक और टाइप्स देखा था तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर सापेक्षिक रूप से देखा था हमने कि गर्म और ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र में बह रही है उसकी तुलना में उस क्षेत्र का, उस जल का तापमान अधिक है तो गर्म हो जाएगी, उस क्षेत्र की तुलना में कम है तो वह क्या हो जाएगी, आपकी ठंडी हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है, पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। अब आते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, ओरिजिन या जनरेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा क्या पूरा ही जानना है, राइट। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, ओरिजिन। तो उत्पत्ति जब भी आएगा तो सीधा सीधा स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं होती है, सम्मिलित, है ना, कई कारकों का सम्मिलित परिणाम होती है, कई कारकों का सम्मिलित परिणाम, कई कारकों का क्या होती है, सम्मिलित परिणाम होती है, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव भी पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भी धाराओं की उत्पत्ति में कंट्रीब्यूशन होता है। घूर्णन या हिंदी में परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे आप क्या जो है, रोटेशनल मूवमेंट।
रोटेशनल मूवमेंट। पहला फैक्टर देखेंगे इसका कैसे रोल पड़ता है। फिर दूसरा आपका जो है सागर के अंदर के कारक, अंतः सागरीय कारक, अंतः सागरीय कारक आपके जो सब मैरीन फैक्टर्स, सब मैरीन फैक्टर्स, अंतः सागरीय कारक। तो इसमें अंतः सागरीय कारक में क्या आएगा, जो महासागरीय जल की विशेषताएं पढ़ी थी हमने, तो महासागरीय जल की विशेषताओं संबंधी कारक, उससे रिलेटेड चीजें आएंगी आपका। इसमें आ जाएगा महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल का तापमान आएगा, महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशनिक करेंट्स। दूसरा महासागरीय जल की लवणता आ जाएगी, और फाइनली महासागरीय जल का डेंसिटी, घनत्व आ जाएगा। डेंसिटी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद है वायुमंडलीय कारक या बाह्य सागरीय कारक, बाह्य कारक, या इसी को बाह्य मतलब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर की बात हो रही है तो वायुमंडलीय कारक, या इसी को, ठीक है, कुछ जलवायु संबंधी फैक्टर्स भी आ जाएंगे, क्लाइमेटिक, जलवायु संबंधी कारक भी आ सकते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड, बाह्य वायुमंडलीय कारक, क्लाइमेट रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, या फिर एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक रिलेटेड फैक्टर्स आ जाएंगे, जो उसका संबंध बाहर से होता है, पृथ्वी के महासागरीय जल के अंदर से नहीं होता है, बाहर से होता है। इसमें आ जाएगा आपका जो है वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा है आपका प्रचलित हवाएं, प्रीवेलिंग विंड्स, प्रीवेलिंग विंड्स। उसके अलावा वर्षा और वाष्पीकरण, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इन इवेपोरेशन, रेन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। और उसके अलावा है बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, हिम का पिघलना लिख लेना, हिम, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट बना लेना है जब भी आएगा कि महासागरीय, आया भी ये क्वेश्चन आपका, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, कई कारकों का सम्मिलित, इस टाइप से क्वेश्चन आया होगा। क्या लिखा है, पढ़ लो क्वेश्चन। मैंने कहा ना पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो पहले उस टॉपिक में आए हुए क्वेश्चंस को तुम्हारे कॉपी में लिखा रहेगा तो पढ़ लोगे, है कि नहीं। तो जितने क्वेश्चंस महासागरीय धाराओं से आए हैं 2-3-4 सालों में, 10 सालों में, एक बार पहले ही पढ़ लो, क्वेश्चंस को दिमाग में चलाते रहो कि ये क्वेश्चंस आए हुए, तो जब पढ़ाते रहूँगा तो उसका थोड़ा सा आंसर भी वहाँ से रिफ्लेक्ट होते रहेगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो ये तरीका अडॉप्ट करोगे तो पढ़ने में आपको क्या होगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी, क्वेश्चंस जो आए हुए उसका आंसर भी क्या लिखना है तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद से भी थोड़ा सा मेहनत
है ना, मास्टर जी ही सब कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है। बाहरी डिसिप्लिन थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन काम आता है, बाहरी मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, अंदर से जब तक नहीं फायर, तो समझ गए ना भाई, क्या नसरीन, अंदर से फायर नहीं है तो फिर खुद से काम करने का मन। जैसे मैं अपने बच्चे को ही देखता हूँ, 14 साल का 15 साल का हो रहा है, लेकिन वो जब एग्ज़ाम होती है खुद 3 बजे उठ के पढ़ने लग जाता है। तो आज तक हमने कभी उसको नहीं बोला कि पढ़ो, तो वो भी गलत है ना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग साल भर नहीं पढ़ते होंगे, एग्जाम टाइम पढ़ते हो, इसलिए नहीं सोने का टाइम नहीं होता है ना। हालांकि उसको समझाता हूँ कि जो रूटीनल रहता है उसी में करना है, लेकिन इंसान की फितरत है कि लास्ट में थोड़ा सा खींच ही देता है। तो मोटिवेशन तो इस तरीके से, तो खुद से मोटिवेशन रहेगा तो पढ़ लेगा। और अभी तक हम लोग कभी उसको बोलते ही नहीं कि पढ़ो करके, क्या करता है, स्कूल से आता है, होमवर्क करता है, नहीं करता है। ठीक है, शुरू में सिखाया है 14 साल से पहले ठोक पीट करके। अब सीख गया है, वो समझ गया है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो इस तरह समझ गया कि पढ़ूंगा तभी कुछ जीवन में कर पाऊंगा, क्योंकि पापा के पास कोई संपत्ति नहीं है, नहीं इनका को मूड दिख रहा है कि संपत्ति कमा के छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो उसको समझा दिया मैंने कि देख, मेरे से उम्मीद मत करना कि तेरे लिए कोई संपत्ति बना के छोड़ के जाऊँगा। बस हाँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अमेरिका जाने लायक भी टैलेंट होगा तेरे में, पढ़ करके जाने की औकात होगी तेरी पढ़ने की, तो मैं किडनी बेच करके भेज दूंगा, इतना कर सकता हूँ बस। तो उसको मैंने ये समझा दिया है। चलिए, तो आते हैं, सबसे पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, पृथ्वी की घूर्णन गति, राइट। तो पृथ्वी घूर्णन करती, सभी को पता ही होगा, पृथ्वी घूर्णन करती होगी, सभी को पता ही होगा। कौन से डायरेक्शन में करती है, ठीक है, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, क्लॉकवाइज में क्या बोलेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज करती है। कितने समय में करती है ये भी पता ही होगा, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है ना। एग्जैक्टली कितना बताया था किसी को, 23 घंटे कितना है, नहीं, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, यही बताया था विशाल। एग्जैक्ट टाइम जो है 24 घंटे की जगह पे इतने घंटे में, इतने समय में एक चक्कर लगाती है, 56 मिनट 4.09 सेकंड, 4 मिनट हम आगे लेकर के चलते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे एक फ़र्क ये पड़ता है कि विषुवत रेखा के निकट का जो जल है ना, बाकी क्षेत्रों का तो है, इसके पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से आपका दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर विषुवत रेखा के निकट का जो जल है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है, इधर से इधर की ओर बहने लगता है। कैसे, पानी में कोई बर्तन में पानी लेकर के, या वॉशिंग मशीन देखा है, तो वॉशिंग मशीन का चक्का इधर घूमता है तो पानी अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो इस कारण से इक्वेटर के पास का जो पानी है वह क्या होता है, थोड़ा सा पश्चिम की ओर मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करता है। इसे ही हम लोग जो है विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। उत्तर में है तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। तो सभी महासागरों में उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा मिलेगी, साउथ इक्वेटोरियल करेंट्स, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट्स। आया समझ में। तो घूर्णन गति के कारण से अब क्या लिखेंगे, घूर्णन गति के कारण से इन दोनों धाराओं की उत्पत्ति होती है। उत्तरी और दक्षिणी धारा एक ही है, विषुवत रेखा के निकट बहती है, सभी महासागरों में बहती है, चाहे वह प्रशांत महासागर हो चाहे हिंद महासागर में, उतना क्लियर नहीं मिलेगा,
सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से मिलती है प्रशांत महासागर में, क्योंकि प्रशांत महासागर ज़्यादा खुला है, बाकी महासागर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो विषुवत रेखा के निकट चाहे अटलांटिक ओशियन हो, लेकिन अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे महासागरीय जल का विस्तार कम है, तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ कहीं खत्म हो जाती है, ब्राज़ील से टकरा करके इधर मुड़ जाती है, इधर दक्षिण वाली इधर मुड़ जाती है। लेकिन पैसिफिक ओशियन, तो ये क्वेश्चन ये भी आता है आपका, जो कि विषुवत रेखीय धारा का अच्छे से विस्तार किस महासागर में मिलता है, तो वह पैसिफिक ओशियन है, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल ज़्यादा है, कोई रुकावट नहीं है, आराम से दूर तक पानी बहते रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, पैसिफिक ओशियन में स्पष्ट प्रवाह मिलता है किसका, इक्वेटोरियल करंट का। आई बात समझ में अच्छे से? लिख लोगे? क्या लिखोगे? बस इतना ही लिखना है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से विषुवत रेखा के निकट का जल किधर से किधर बहने लगता है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। उन्हें हम लोग उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, जो सभी महासागरों में बहती है। क्लियर? इतना ही लिखना है। तो ये हो गया आपका विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर घूर्णन गति, है ना। एक कारण और है इसका, जैसे अब इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया कि विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल है ना। इक्वेटोरियल करेंट्स के लिए नॉर्थ एंड साउथ कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए दो कारण आएंगे। पहला घूर्णन गति तो है ही है, राइट। दूसरा कारण ये प्रचलित हवाएं यहाँ पे लिखा है। इन प्रचलित हवाओं में 3 प्रकार बताए थे मैंने, याद हो गया होगा सभी को। व्यापारिक हवाएं, तो ये व्यापारिक हवाएं भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे यदि उल्टा दूसरा क्वेश्चन बना देगा ट्रेड विंड्स, क्वेश्चन ये बनाएगा कि नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करेंट्स की उत्पत्ति के लिए कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं, कौन कौन से उत्पत्ति के लिए इसके लिए कारण जिम्मेदार है। तो इसमें घूर्णन गति तो है ही है, यहाँ पे व्यापारिक हवाओं का प्रभाव भी रहता है। कैसे? व्यापारिक हवा यहाँ बहती है, इसी क्षेत्र में बहती है ना व्यापारिक हवा, इस तरीके से बहती है। यहाँ पे 30-35 से बताया था, याद आ रहा है कुछ? ये इस तरीके से व्यापारिक हवाएं बहती है, चाहे उस प्रशांत महासागर हो चाहे आपका कोई भी महासागर हो। तो यहाँ पे कौन सी हवाएं बहती है 0 डिग्री की ओर? व्यापारिक हवाएं। तो ये व्यापारिक हवाएं कैसे बह रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इन हवाओं के प्रभाव से भी विषुवत रेखा के निकट का जल क्या हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो ये कारण भी रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक कारण से नहीं हो रही है, दोनों का इफेक्ट है। किसका प्रभाव ज़्यादा है किसका कम है? तो व्यापारिक हवाओं का ज़्यादा रहेगा। घूर्णन गति के कारण से तो थोड़ी सी गति मिलती है, लेकिन इनमें स्पीड किसके कारण से आती है? व्यापारिक हवाओं के कारण से। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या समझाना चाह रहा हूँ? दुर्गा, नहीं समझ रहे हो? ठीक है। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए कोई एक ही कारण जिम्मेदार नहीं होता, कई सारे कारण है ना। तुम्हारी सफलता, कल सफल हो जाओगी तो कई सारे कारण बताओगी, है ना, कि परिवार का सपोर्ट, फिर हॉस्पिटल जहाँ काम करती हो उसका सपोर्ट, वहाँ के लोगों ने भी सपोर्ट किया होगा, तुम्हारे बॉस ने सपोर्ट किया होगा, कोचिंग करने के लिए टाइम दे रहे है कि नहीं। और फिर तुम्हारे बाजू में बैठी है चंद्रिका, उसका भी सपोर्ट। तो तुम्हारी सफलता के लिए जिम्मेदार कारक में सभी का नाम आएगा। उसी प्रकार इन धाराओं की उत्पत्ति में पूछा जाए, कौन सी धारा की उत्पत्ति में? विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति में, है ना। उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति में उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, कौन से कारक जिम्मेदार है? तो अभी तो हमने देखा कि एक कारण कौन सा था? घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण से विषुवत रेखा के निकट का जल ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने लगता है। तो एक कारण तो ये है, लेकिन केवल यही कारण नहीं है।
दूसरा कारण भी जिम्मेदार है ये व्यापारिक हवाएं। यदि ये व्यापारिक हवाएं नहीं होती तो उतना प्रवाह हो सकता है यहाँ पर नहीं होता जल का, थोड़ा बहुत होता स्लाइटली, लेकिन उतना प्रवाह नहीं होता इन दोनों कारणों से। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा कि विषुवत-रेखीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन कौन से कारक जिम्मेदार है या नहीं है। ये दो कारक जिम्मेदार है, मेन कारक जो यहाँ पर इस धारा की उत्पत्ति के लिए, है ना। बाकी कारकों का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पर। आया समझ में? तो ये हो गया। चलूँ आगे, सबका हो गया, समझ में आ गया? चलिए, और कोई डाउट किसी को? अब आते हैं अंतःसागरीय कारकों में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस में एक अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाया भी है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में तापमान, लवणता और घनत्व का क्या रोल होता है ना। ये मेंस में क्वेश्चन बनाया हुआ है, ऑप्शनल में जीएस में भी शायद आया होगा, तो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में तापमान, लवणता, घनत्व की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में, है ना, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में इन तीनों का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आया समझ में? तो उसी का आंसर देखेंगे अभी। चलूँ आगे, सब हो गया सबका? चलिए, तो तापमान तो हमने देखा था कि पृथ्वी पर सभी जगह का तापमान, पृथ्वी के महासागरीय जल का तापमान सभी जगह समान नहीं है ना। सामान्यतः क्या होता है आपके जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाता है कि नहीं। तो अलग अलग क्षेत्रों में तापमान अलग अलग मिलता है, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है धाराओं की उत्पत्ति में। कैसे पड़ेगा उसको समझिए। अब इसी पे डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं इस क्षेत्र के का तापमान ज़्यादा है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तापमान क्या है आपका, सालों भर कम रहता है कि नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ उदित। तो इधर का तापमान ज़्यादा है तो गर्म पानी ज़्यादा फैलेगा, तो इधर जो है जल का तल क्या होगा आपका, जो है तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे जल का तल ऊपर की ओर जाएगा। वाटर लेवल क्या होगा आपका, जो है वाटर लेवल ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर होगा आपका जो है जल तल। इक्वेटोरियल या विषुवत-रेखीय या गर्म क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों के जल का तापमान ज़्यादा होगा तो वाटर लेवल भी क्या होगा आपका ऊपर रहेगा। यहाँ पे तापमान कम है तो वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, जल तल क्या होगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा, नीचे बैठेगा। ठंडा जल है, भारी है, सिंक करेगा। आ रही बात समझ में? तो जिन क्षेत्रों में जल का तापमान कम है वहाँ पे वाटर क्या करेगा, नीचे सिंक करेगा, बैठेगा। तो इधर जल का तल नीचे हो गया, तो इधर ऊपर हो गया, इधर नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से पानी इधर की ओर, ऊपर का पानी इधर बहेगा, फिर वही फिर से आपका अंदर का पानी नीचे ही नीचे इधर की ओर बहेगा। और इस तरीके से एक पर्टिकुलर धारा की उत्पत्ति तापमान के कारण से हो जाती है। तो तापमान एक बहुत बड़ा फैक्टर है धाराओं की उत्पत्ति के लिए। इसी कारण से गर्म क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण से जल का तल ऊपर होता है और इधर ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि पूरे विषुवत-रेखीय क्षेत्र की बात करें तो ये जो धारा उत्पन्न हो गई, कौन सी वाली, विषुवत-रेखीय धारा, इधर जल का तल ज़्यादा है तो ये पूरा का जल इधर जाता है, किधर की ओर जाता है, विषुवत रेखा की ओर जाता है। ये जल क्या होगा आपका, विषुवत रेखा की ओर, सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहते जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाटर लेवल ज़्यादा है। गर्म क्षेत्र में बताया ना अभी, इधर वाटर लेवल क्या मिलेगा, गर्म क्षेत्र ये है ना भाई, तो वाटर लेवल इधर ज़्यादा होगा। ये ठंडा क्षेत्र है, इधर वाटर लेवल नीचे होगा, सिंक करेगा। तो इसलिए ऊपरी सतह पर जो है गर्म पानी इधर की ओर बहता है और नीचे ही नीचे तली पर ठंडा पानी इधर आते रहता है। और इस तरीके से भी जो है पानी का संतुलन तापमान का बना रहता है, ऊष्मा संतुलन बना रहता है। आ रही बात समझ में कि ऊपर का पानी 0 डिग्री से इधर की ओर गया सरफेस करंट के रूप में,
और नीचे का पानी ये बॉटम करंट के रूप में, अधोवाहिनी करंट के रूप में क्या हो गया, उसके अपोजिट प्रवाहित होते रहता है। तो ये सर्कुलेशन सभी महासागरों में चल रहा है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो डायग्राम बना लो, फिर लिखेंगे कैसे, बस एक लाइन बस याद रखना है। डायग्राम से ही पूरा क्लियर होकर के उसी को शब्दों में बयां करना है। चलूँ आगे, हो गया। तो इसमें इतना ही लिखना है कि जिस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होता है ना, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ज़्यादा ही होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो इसमें ये भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल का तापमान ज़्यादा होता है, महासागरीय जल का तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर लेवल वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, है ना। वाटर लेवल क्या होगा, अप होगा, है ना। इस क्षेत्रों में वाटर लेवल क्या होगा, आपका जो है ऊपर होगा। उसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा, ठंडे क्षेत्रों में, ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर एंड सब पोलर रीजन से दोनों आ जाएंगे, है ना। ध्रुवीय एंड उपध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की कमी के कारण से वाटर लेवल क्या होगा, नीचे होगा। वाटर लेवल क्या होगा, यहाँ पे जो है नीचे डाउन होगा। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म जल ध्रुवों की ओर और नीचे ही नीचे ठंडा जल विषुवत रेखा की ओर बॉटम करंट्स के रूप में प्रवाहित होने लगता है। और इस तरीके से वाटर सर्कुलेशन, जिसे हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं, है ना। ज्योग्राफी में लिखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस अब इस डायग्राम को ही आप समझ गए तो उसको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। तो भावनाएं क्लियर है, समझ क्लियर है, तो शब्द बयां करना सीखना पड़ेगा। क्या भी सीख, चलूँ आगे, हो गया, लिख लोगे। और उदाहरण तो हालांकि इसी में हो गया, इसलिए उदाहरण में यही लिख सकते हो। इसी कारण से विषुवत रेखीय क्षेत्र, उदाहरण में ये लिख देना है, इसी कारण से विषुवत रेखीय क्षेत्र का गर्म जल किधर की ओर बहते रहता है, ध्रुवों की ओर, और नीचे ही नीचे ठंडा पानी किधर बहता है, आपके जो है विषुवत रेखा की ओर। एग्जाम्पल जरूर देना है, तभी सामने वाला समझ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। आपकी देखो, मैंने कहा ना, एग्जाम जो लिख रहे हो मेंस में, प्रीलिम्स तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रीलिम्स क्या है आपके लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब छांटने वाला टेस्ट है कि 5 लाख लोग देंगे, या चलो 2 लाख सीरियसली स्टूडेंट लोग देंगे, तो 2 लाख में 1000 सीट है, तो 12-13 हज़ार लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई करवाना है। तो छांटने के लिए वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ली जाती है। तो उसमें भी पता चलता है कि हाँ 2 घंटे में आप कितने शांत तरीके से बैठ कर के पेपर को सॉल्व किया, फिर आपकी इस पेपर के हिसाब से समझ कितनी है वो पता चलता है। कभी कभी अच्छे बच्चे भी प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट में छट जाते हैं, राइट। इसलिए मैंने कहा ना, 3 जो इस साल की टॉपर थी वो 5 चौथे अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाई थी, ऐसे ही कुछ था ना मेरे ख्याल से। फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला, 5th अटेम्प्ट नहीं, और मेंस जल्दी निकाल, टॉप कर गई। तो उसका मेंस मतलब लिखने के लिए अपने ऊपर रहता है, वो तुम्हारे समझ पे डिपेंड करेगा। प्रीलिम्स तो है कि 2 घंटे में क्वेश्चन जो पढ़े हुए फंसे और दिमाग चल गया ठीक ठाक तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर है अंदर से, तो प्रीलिम्स निकल जाता है। वहाँ तुरंत देन इन देयर आपका जो है दिमाग तभी लगा पाओगे जब अंदर से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसको मैं कहता हूँ कि अंदर अच्छे से पचा होगा वही बाहर निकलेगा वहाँ पर, समझ गए।
जो नहीं पचा होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। तो जो भी चीज़ पढ़ो उसको पचा लोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, लिख लोगे तापमान का प्रभाव। कोई डाउट किसी को? चलिए एग्जाम्पल में एक जरूर डाल देना ये वाला। अब आते हैं लवणता। लवणता में कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। अब तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तुम लोग दूसरा बना लेना, उसमें मिटा मत देना, ठीक है। तो तापमान की जगह पे अब मैं सैलिनिटी कर देता हूं यहां पर। तो यहां पर तापमान लिया था, अब यहां पे मैं सैलिनिटी ले लेता हूं, ठीक है। तो इधर आपका सैलिनिटी, वाटर लेवल ज़्यादा है तो सैलिनिटी कम होगी, राइट। तो इधर की सैलिनिटी यहाँ पे डाल दो, सैलिनिटी कम कर दो। और इधर 90 डिग्री वगैरह हटा देना, क्योंकि इसमें सैलिनिटी का डायरेक्टली संबंध उससे नहीं है। सैलिनिटी इधर की ज़्यादा कर दो। तो समझ में आ गया इससे? टी की जगह बस एस चेंज करके एरो चेंज कर दिया, तब समझ लोगे। समझो, समझ के समझ को समझो, समझ ही ना समझ है, ऐसी कुछ है। एक अमिताभ बच्चन के मूवी का एक गाना है, जादूगर पिक्चर का। कितने लोग समझ गए? इससे आज तुम लोग की समझदारी पता चलेगी। समझ गए? बताना की जरूरत नहीं, चलूं आगे। दुर्गा बताओ। डायग्राम को समझो, डायग्राम को समझ करके बताओ। ठीक है, जिस क्षेत्र में लवणता कम होगी वहाँ पे वाटर लेवल क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। और जिधर लवणता ज़्यादा होगी उधर जल तल क्या होगा? नीचे की ओर बैठेगा। तो इस तरीके से कम लवणता वाले क्षेत्र से, है ना, कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता क्षेत्र की ओर क्या होगा आपका? ऊपर का जल, सतही जल, सरफेस करंट बहने लगेगी। और इसके विपरीत नीचे अधोवाहिनी करंट, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, बस अधोवाहिनी करंट, सरफेस सतही करंट, इन दोनों को समझा देना है। और इस तरीके से क्या हो जाता है? महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जल में संचरण स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ चंद्रिका? परमानंद बाबू पहले भी किए थे ओशनोग्राफी एक बार? ठीक है, पढ़ो लिखो भाई, माँ बाप की उम्मीदें भी जुड़ी होती है तुम लोग के साथ। 1 लाख रुपया दिए हुए तुमको पढ़ाने के लिए, तो 1 लाख, हाँ तो पुराने बैच के उसमें 1 लाख ही रही होगी फीस। अब एक, ठीक है, तो पुराने बैच के है ना, बता तो रहा हूँ। अगले बैच में आओगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। क्या करूँ, महंगाई बढ़ेगी तो हम लोग को बनाना पड़ता है। मार्केट है, अब क्या करोगे, बाजारवाद के हम भी शिकार हैं, है ना। इसी छोटे से कमरे को कोने काने में लेके पढ़ाऊंगा तो आओगे क्या पढ़ने? नहीं आओगे। अब आ जाओगे, जान गए, अब जान गए ना कि ज्ञानेश्वर पढ़ा रहे या फिर वो है करके, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपका। इसका एग्जाम्पल एक देता हूं आप लोग को, भूमध्य सागर वाला। उसका उदाहरण में डाल दीजिएगा भूमध्य सागर का। तो भूमध्य सागर में कल मैंने बताया था कि इधर की लवणता क्या है? इधर की लवणता ज़्यादा है और इधर की लवणता कम है नहीं? ईस्ट की लवणता ज़्यादा है, वेस्ट की कम है, ये बताया था, है ना। डेटा भी दिया था 36, 37 कुछ होगा आपका, जो है इधर 30 के आसपास होगा। डेटा याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो इस कारण से अब क्या हो गया कि इधर लवणता ज़्यादा है तो इधर का जल नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल इधर क्या होगा आपका, जो है
वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और इधर थोड़ा सा वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए अटलांटिक महासागर का जल जो है अंदर ऊपर ही ऊपर इधर की ओर बहता है और फिर से नीचे ही नीचे जल वापस भी यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर में इस तरीके से वाटर का फ्लो देखा जाता है। इसका नाम नहीं है कोई करंट, यहाँ पे इस करंट को कोई नाम नहीं दिया गया है, बट भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में जो है लवणता में डिफरेंस के कारण से, लवणता में डिफरेंस के कारण से इस तरीके से सर्कुलेशन देखा जाता है वाटर का। तो एक एग्जांपल ये दिमाग में रख लेना कि भूमध्य सागर में पानी का जो संचरण है किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, चलूं आगे। तो ये हो गया लवणता में डिफरेंस। अब फिर कल मैंने बताया था कि तापमान और लवणता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, घनत्व पे। तो इसी डायग्राम को S की जगह D लिख दो तो ओवरऑल घनत्व ही मेन हो गया आपका जो। तो यहाँ पे तापमान और लवणता के कारण से किसी क्षेत्र के घनत्व का निर्धारण होता है, और जिस क्षेत्र में घनत्व कम होगा फिर से वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा। जिस क्षेत्र में घनत्व ज़्यादा होगा वाटर लेवल नीचे आएगा, और इस तरीके से जल का सर्कुलेशन हो जाता है। और घनत्व को दोनों ही तत्व निर्धारित करते हैं। तो ओवरऑल एक लास्ट पैराग्राफ क्या बनेगा कि तापमान लवणता के कारण से जिस क्षेत्र का घनत्व ज़्यादा हो गया पानी का तल नीचे, घनत्व कम हो गया पानी का तल ऊपर, और इस तरीके से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है ओवरऑल, और महासागरीय धाराएं चलने लगती है। एकदम सिंपल है, समझ गए तो ये हो गया आपका घनत्व, है ना। तो इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे चलेगा। तापमान विषुवत रेखा वाला भी एग्जाम्पल काम आ जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घनत्व पानी का कम होता है, ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है तापमान के प्रभाव के कारण से। जयत क्लियर है? अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? कॉलेज की एग्ज़ाम हो गई? चलो टेस्ट वगैरह दो, लिखो। तो ये हो गया आपका अंतःसागरीय कारक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया भी है मेंस में। क्या आएगा कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व का क्या क्या रोल होता है। या फिर उसी को दे देगा कि महासागरीय जल की भौतिक विशेषताओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में, है ना, क्वेश्चन लिख लिया करो जो बोलता हूँ बीच में तुरंत। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महासागरीय जल की भौतिक विशेषताओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आप कह जो ओरिजिन ऑफ ओशनिक करेंट्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशियंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, कल बता ही दिया था, तापमान, लवणता, घनत्व आएगा। आ रहा है समझ में? तो वही चीज़ लिखनी है, वहाँ घूम नहीं जाना। जो मैंने कहा ना, जो पढ़ाया गया उसी में से सोचना है आंसर कहाँ से निकलेगा। तुम्हारा पूरा फोकस वहाँ पे चले जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन देखो तो पहला काम करना है कि इस क्वेश्चन का संबंध किस टॉपिक से, कहाँ से है, और फिर उस टॉपिक को यदि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और टॉपिक की याद नहीं है तो बात ही खत्म है। फिर वो क्वेश्चन का आंसर याद कहाँ से आएगा। उस टॉपिक को पढ़ा है तो उसमें से सोचना है कि आंसर कहाँ से निकाल के कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए। समझ गए ना भाई? तो ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं हम लोग, बाह्य कारक, वायु दाब वाला। तो ये फैक्टर्स भी बाहर से काम करते हैं, तो इसमें भी फिर से यही डायग्राम काम आएगा, है ना। वायु दाब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है। तो यहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल फिर से क्या होगा, नहीं उल्टा, इधर लो प्रेशर कर दो। लो प्रेशर वाले रीजन में आपका जो है वाटर लेवल ऊपर होगा, और हाई प्रेशर वाले रीजन में वाटर लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा।
तो इसलिए पानी जो है, महासागरीय जल जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बढ़ता है। मतलब हवाओं का रोल नहीं है यहाँ पर। यदि हवाएं उत्पन्न हो गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही, तो फिर हवाओं के साथ ही पानी बहेगा। लेकिन हवाएं नहीं चल रही है, प्रेशर इतना डिफरेंस नहीं है कि हवाएं चल रही हो, बस इतना अंतर है कि इधर का प्रेशर लो है तो वाटर लेवल ज़्यादा होगा, उधर का प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। और इस तरीके से लो प्रेशर से, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि महासागरीय जल का प्रवाह प्रेशर पूछेगा तो कम दाब क्षेत्र से अधिक दाब क्षेत्र की ओर होता है। आया समझ में? एक ही डायग्राम से मेरा काम चल रहा है, लेकिन तुम लोग ऐसे मिटा मिटा के करोगे तो काम चलेगा क्या? नया बनाना पड़ेगा। बना ली मिताली? बड़ी जल्दी बना ली हैं? उसी में तो नहीं लिख दिया? एक रेड कलर से, एक ग्रीन कलर से, एक वाइट ब्लू कलर से, है ना? ये भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चले, हो गया। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का रोल भी क्लियर हो गया आपका। चलूं आगे। चलिए, ये हो गया आपका जो है। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा? प्रचलित हवाएं। तो प्रचलित हवाओं का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि जिधर जिधर हवाएं चलेंगी उधर उधर पानी उसी के साथ चलेगा, है कि नहीं? जिधर जिधर हवाएं चलेंगी, तो उसका एक एग्जाम्पल आपका ये वाला हो गया, व्यापारिक हवाओं के साथ व्यापारिक हवाओं के साथ ये विषुवत धारा की उत्पत्ति वाला बताया था ना मैंने। तो ये एक उदाहरण यहाँ से दे दो। व्यापारिक हवाओं के कारण से ही कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है? विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है, उत्तर एवं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो भाई? प्रचलित हवाएं 3 प्रकार की बताई थी, अब ये याद है कि नहीं याद है? तो इसका रोल देखेंगे, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। तो अभी पढ़ेंगे अलग अलग महासागरों की धाराएं, तो इन हवाओं का रोल मिल जाएगा आपको। तो व्यापारिक हवाओं के कारण से कौन सी धारा की उत्पत्ति होती है? एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है तो कौन सा लिखोगे? विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करेंट। क्लियर? इसका एग्जाम्पल। पछुआ हवाओं के कारण से अभी दक्षिण में पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लो। सभी महासागरों में दक्षिणी पछुआ प्रवाह कहते हैं, और यहाँ पे पछुआ प्रवाह वर्ड यूज किया गया है। तो प्रवाह का मतलब ही बताया था कल, साउथ वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, सदर्न वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। और ध्रुवीय हवाओं का भी रोल देखेंगे। ठंडी हवाएं जितनी उधर से आती है, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, उधर से आती है उसका आपका पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, या आयोसीओ धारा का ले लो, पैसिफिक ओशियन में वायोसीओ। तो ये धारा उधर से ध्रुव से आती है, तो उसके पीछे एक कारण ये भी होता है। अभी अलग अलग महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स ये मिल जाएंगे आपको। तो प्रचलित हवाओं का मतलब सालों भर एक ही दिशा में एक ही मार्ग पे चलती है, बताया था, प्रिवेलिंग विंड्स। तो उन हवाओं के कारण से महासागरीय जल भी क्या होता है, साथ साथ उन्हीं दिशाओं में फ्लो करने लगता है। ये पॉइंट आ जाएगा। चलो अब आते हैं वर्षा और वाष्पीकरण। हो गया? चलो सबका नासरीन हो गया? क्या दिख रहा है? तुम एक बार पढ़ के बताओ। वही है,
है IOCO, हम नाम है वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी प्रधानमंत्री कहाँ के दौरे पर है मिताली? कैसे काम चलेगा तुम्हारा? ग्रुप में मैंने डाला है मैसेज, प्रधानमंत्री कहाँ घूमने जा रहे करके। हैं? कैसे काम चलेगा भाई? मैंने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई अभी कुछ दिन मत करो, सिर्फ न्यूज़ चैनल और न्यूज़ देखना स्टार्ट करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले वो जब तक आदत नहीं है तो यूपीएससी का यू भी पकड़ में नहीं आएगा। पीएससी तो बाद में है। पहले मैंने कहा ना कि जो हो रहा है देश दुनिया में उन सबको देखना स्टार्ट करो। गांव में लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है वो भी देखना स्टार्ट करो, है ना। गांव में देखते हो ना भाई, घर में लड़ाई हो रही तो भी क्यों हो रही है वो भी देखना स्टार्ट करो, और क्यों हो रही है उस पर सोचो। हो रही हो तो सब देख ही रहे, उसके पीछे का कारण क्या है, और सॉल्यूशन भी सोचो। प्रशासक बनना है तो क्यों और प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी सोचना है, तो सॉल्यूशन भी देना, सिर्फ प्रॉब्लम वेरीफाई नहीं करना है आपको, जो है आइडेंटिफाई नहीं करना है। आया समझ में? तो इसलिए न्यूज़ देखना। तो 3 देश बताया था, जॉर्डन घूम के आ गए, कल ओमान में रहे होंगे, आज इथोपिया जाएंगे। इथोपिया पहले गए थे, इधर से इधर आए, इधर से इधर आके इधर जाएंगे, भारत आएंगे वापस। ठीक है, हाँ तो सब देखो उसको, जो है बिना देख, मैंने कहा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, है ना, डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो बड़े बड़े ये लोग घूमते हैं उन पे नज़र रखो, कहाँ घूम रहे, छूटना नहीं चाहिए, समझ गए। तो वो आपके एग्जाम का काम का है। चलिए वर्षा और वाष्पीकरण में आते हैं, तो इसमें भी मेरा एक ही डायग्राम काम आ जाएगा। फिर से इसी डायग्राम में अब यहाँ पे लिख दो, है ना, वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो वर्षा ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देना वर्षा ग्रेटर देन वाष्पीकरण। वर्षा ज़्यादा हो रही है वाष्पीकरण की तुलना में, तो यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वर्षा लेस देन वाष्पीकरण, या वाष्पीकरण ग्रेटर देन वर्षा कर देना। तो जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ का वाटर लेवल ज़्यादा होगा, और जहाँ कम होती है वहाँ पे कम होगा। आया समझ में? तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। इसका एग्जाम्पल भी विषुवत रेखा वाला दे देना। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है तो वाटर लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों का जल ध्रुवों की ओर जाता है। वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी काम आ जाएगा। आया समझ में? सुनिए, पानी की बोतल देना। आया समझ में? लिख लोगे आराम से? आकांक्षा क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका ये वाला फैक्टर, वर्षा और वाष्पीकरण। लास्ट बच गया हमारा हिम का पिघलना। तो डेफिनेटली जहाँ पे हिम पिघलेगा तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जल तल ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से पानी फिर अदर क्षेत्र की ओर क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। तो ये मुख्य रूप से ध्रुवीय ठंडी धाराओं की उत्पत्ति, इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो, ध्रुवीय ठंडी धाराएं, उसकी उत्पत्ति में इसका रोल होता है। ध्रुवीय ठंडी धाराएं, जैसे अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेब्राडोर धारा, अटलांटिक ओशियन में लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर, IOCO जो लिखा था ये वाली फिर से आ जाएगी यहाँ पर, IOCO, ये सब है ना। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा,
आया समझ में? तो ये सभी जो है बर्फ के पिघलने से, आइस के मेल्टिंग से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती, खास करके पढ़ेंगे नॉर्दर्न गोलार्ध में, अभी एग्जाम्पल के रूप में आएगा। लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशियन में है और ये पैसिफिक ओशियन में है। क्या शाश्वत, क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ पूछना है? ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है। तो इस तरीके से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति इन सभी कारकों का सम्मिलित क्या होती है? परिणाम होती है। आया समझ में कि नहीं आया? तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है, तो उसको देखते हैं, लास्ट में डिस्कस, यही सीधा इसी के उठा के लिखना है, ठीक है। जीएस पेपर फर्स्ट में नंबर अच्छे आ जाएंगे क्योंकि ये आपके हाथ में होता है। पेपर फर्स्ट में क्या होता है, आपका हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा करेंट वरेंट का चक्कर नहीं रहता है। ज्योग्राफी होता है ना, ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा करेंट वरेंट का है ना, कुछ एक आध दो रहेंगे भी, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी हो तो वही रहेंगे आपके जो। और सोशल इश्यूज वाले टॉपिक होते हैं, सामाजिक मुद्दे, तो ये आप लोग आसपास जो हो रहा है सामाजिक मुद्दे, उनको भी ध्यान में रख सकते हो। सामाजिक मुद्दे जो हो रहे, क्या क्या हो रहे सामाजिक मुद्दे में भी आज की डेट में, कौन सा न्यूज में चर्चा में? हाँ, नीला ड्रम, ठीक है। हाँ, कॉस्टिज्म है आपका, जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, ये सब भावनाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपकी जो है, तो सामाजिक मुद्दे में ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये समझ में आ गया आपका कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे आराम से। अब चलिए, अब आते हैं कि जब धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है तो फिर उसकी दिशा और वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो महासागरीय धाराओं की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरीय धाराओं की दिशा और वेग, डायरेक्शन एंड स्पीड। राइट, तो इसमें तीन फैक्टर, इसमें घूर्णन गति फिर से आएगा। घूर्णन गति के कारण से जो एक बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल, है ना। घूर्णन गति के कारण से या तो कोरियोलिस बल लिख लो, बीच ब्रैकेट में घूर्णन गति लिख लेना। कोरियोलिस बल, फोर्स ऑफ कोरियोलिस, ये घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न होता है। तो घूर्णन गति का प्रभाव कोरियोलिस बल में भी रहता है। फिर तटों की आकृति, धन्यवाद। सब मैरीन लैंड फॉर्म्स। क्या स्नेहा, नींद आ रही है? क्या विशाल बाबू, रोहित कहाँ गया?
2-3 दिन क्लास आए फिर अचानक से गायब हो गए फिर से। चलिए, जीवन में हमेशा जीवन में ये सोच के मान के चलो कुछ नहीं आता है जीवन में, तभी कुछ कर पाओगे। जिस दिन ये समझ लिया गया कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो उस दिन आपका जो है कुछ नहीं हो सकता है। आज इतना मैं भी आज भी मैं सोचता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, हर चीज़ नहीं मान करके पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ठीक है, देखता हूँ। आ रही बात समझ में? तब जा कर के आदमी जीवन भर स्टूडेंट बने रहना है, कुछ न कुछ सीखने, हर दिन एक कुछ नया सीखने की कोशिश करना है, हर दिन कुछ एक नया सीखने की कोशिश करना है कि नया क्या हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे ये आ जाता है भाव कि मुझे सब कुछ आता है या इतना तो मैं जानता ही हूँ, तो फिर उसके बाद समस्या आने स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा ना कि मेरे क्लास में, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि बनने के बाद भी 2 हस्बैंड वाइफ आ करके मेरी क्लास कर रहे थे, प्रॉपर IAS हुए, भाई IRS बन गए थे। अब IRS बनने के बाद सोच सकता है कि मुझे सर की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी अपनी वाइफ को लेकर के दोनों आकर के क्लास किए और दोनों फिर IAS बन के निकल गए। ठीक है, उनका था कि ऐसे सर ज्योग्राफी घर में पढ़ो अकेले अकेले तो लगता है कि सब पढ़ाई हुआ है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्लास में कम से कम आके दोबारा सुन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें रिकॉल हो जाती है और अपने आप रिवाइज हो जाती है, घर में जाके मेहनत भी नहीं करना पड़ता उतना। तो इस तरीके से चलिए आ जाओ। कोरियोलिस बल, कौन बताएगा कोरियोलिस बल क्या होता है? विशाल बताओ। ठीक है, वो तो परिभाषा हो गई, अब समझाओ उसको। पंखा हाँ बोलो बोलो, सही, मैं तो समझ जा रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं। ठीक है, दूसरों को समझाना है। ठीक है, कोई एक चीज़ घुमा देते यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज़ घूम रही है, तेज़ी से घूम रही है, राइट, उसके ऊपर खड़े रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे। इसका मतलब है कोई चीज़ घूमती है तो एक बल लगता है ना, गिरोगे कैसे? जैसे कोई चीज़ घूम रही तीव्रता से, जैसे मैं वहाँ पर चढ़ूंगा तो धड़ाम से बाहर की ओर, है ना, जिस दिशा में आपका घूम रहा है उसी दिशा में बाहर की ओर गिरूंगा। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ के तेज़ी से घूमने के कारण से एक बल जनरेट होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि पृथ्वी तीव्र गति से क्या कर रही है, आपका वेस्ट ईस्ट घूम रही है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो उसी डायरेक्शन में एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है घूर्णन गति के कारण से, इस जो किसी चीज़ को बाहर की ओर विक्षेपित कर देती है। क्या कर देती है? आपके जो है विक्षेपित, डिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसी विक्षेपित बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है, डिफ्लेक्शन फोर्स। तो एक लाइन लिख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न विक्षेपित बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आया समझ में? अब ये जो बल है सभी जगह समान नहीं होगा, सभी जगह समान नहीं होगा। फिर से सोचो थोड़ा सा कि यदि आप कोई चीज़ घूम रही उसके बीच में खड़े हो तो आपके ऊपर वो फोर्स नहीं लगेगा, आप उसी के साथ गोल गोल घूमते रहोगे। लेकिन जैसे किनारे पे पैर निकालोगे बल लगना स्टार्ट हो जाएगा और गिर जाओगे आप। ये होगा ना भाई,
तो इसी कारण से विषुवत रेखा के निकट मतलब सेंटर में बीच में इस डिफ्लेक्शन फोर्स का मान, कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, Fc इक्वल टू 0। कहाँ पर? इक्वेटर पर। और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये बढ़ते जाता है और मैक्सिमम होता है आपका जो है Fc, जो है मैक्सिमम होता है पोल पर, नियर द पोल, नियर द पोल। आया समझ में? विषुवत रेखा पर 0 और ध्रुवों पर अधिकतम। आया समझ में यहाँ तक? ये तो हो गया कोरियोलिस बल क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होता है। अब इसका हवाओं और धाराओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोचना है। अब जैसे धाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर के इधर चल रही है, कहाँ किधर चल रही है आपका? ध्रुवों की ओर जा रही है। तो सीधा ध्रुवों की ओर यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, यानी यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा बताओ? क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा? दिन और रात नहीं होंगे ना, घूर्णन के कारण से। और अभी हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है दाएं बाएं, वो नहीं होगा। ठीक है। अब मान लेते गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तुम भी सीधा हवा में उड़ने लग जाओगे। ऐसे भी जीवन नहीं होगा क्योंकि हमारा वायुमंडल ही नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा पृथ्वी पर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वायुमंडल है और वायुमंडल के कारण से हम लोग हैं। लेकिन अचानक से खत्म हो जाए तो अभी तुम सीधा टकराओगे किससे? छत से, आराम से सर से टकराओगे। अचानक से खत्म हो गया गुरुत्वाकर्षण बल तो, क्योंकि पृथ्वी तीव्र गति से क्या कर रही है? घूम रही है। तो हम पे बल लग रहा है लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से आपके जो है चिपके हुए, टिके हुए। समझ गए ना भाई? तो यहाँ पर अब देखो कि ये हवा चल रही है, यहाँ पे कोरियोलिस सॉरी धारा मान लेते हैं, ध्रुवों से चले धारा है, कोई भी धारा। यहाँ पे इधर इक्वेटर के पास 0 है आपका, इधर क्या है आपका? मैक्सिमम है। तो ये इस तरीके से ये सीधा तभी चलती, सीधी यहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ तक सीधा तभी जाएगी जब कोई बल ना लगे इस पर। लेकिन जैसे हम इधर ऊपर की ओर जाते इस एक बल लगते जाता है तो ये किधर मुड़ते जाएगी? इधर मुड़ते जाएगी दाहिनी ओर, क्योंकि ऊपर जाते जाते एक बल हमको इधर की ओर खींच रहा है और इसका उल्टा इधर होगा, इधर की ओर खींच रहा है आपका जो है। आ रही ना बात समझ में? तो इसी को कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चाहे धारा हो चाहे हवाएं हो, दाहिने ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है आपका जो है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में। इस कोरियोलिस बल के कारण से मुड़ जाती है। आया समझ में? और इसे ही हम लोग कहते हैं फेरेल का नियम, फेरेल का नियम कहा जाता है। फेरेल का नियम है ना, आप कह जो फेरेल्स लॉ। तो फेरेल का नियम क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से उत्तरी गोलार्ध में हवा हो चाहे धारा हो, दोनों हो, यहाँ पे धारा की बात कर रहे हैं, हवाएं या धाराएं जो किधर की ओर मुड़ते जाती है आपका? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ते जाती है आपके जो है? बाईं ओर। उसको हम लोग कहते हैं फेरेल्स लॉ। फेरेल ने दिया था इसलिए, उसको कोरियोलिस ने दिया था इसलिए कोरियोलिस बल बोलते हैं। आया समझ में? या कोरियोलिस बल के कारण से भी लिख सकते हो। कोरियोलिस बल के कारण से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं या धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ते जाती है। आया समझ में?
चलूँ आगे। तो इसीलिए जो है आगे हम लोग देखेंगे कि जितनी भी धाराएं हैं, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में इंटर करती है, ऊपर की ओर जाती है, दाहिनी ओर इस तरीके से मुड़ती जाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे विषुवत धारा जैसी यहाँ पे दक्षिण अमेरिका तट से टकरा के आगे बढ़ती है, ये आगे आती जाएगी, इधर की ओर आती जाएगी, किधर मुड़ती जाएगी आपका दाहिनी की ओर, और इधर वाली धारा इधर मुड़ती जाएगी, सीधी इधर नहीं आएगी, सीधा इधर नहीं आएगी, इधर की ओर मुड़ती जाएगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती जाएगी आपका दाहिनी ओर। आया समझ में? तो इसलिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि धाराओं की दिशा, वेग, तो दिशा को कौन सा कारक हो गया आपका जो है, पहला फैक्टर हो गया कोरियोलिस बल, राइट। वेग का इसके साथ क्या संबंध होता है? तो जितना ज़्यादा स्पीड होगी किसी धारा की, कोरियोलिस बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हवा हो चाहे धारा हो, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा और उतना ही दाएं बाएं डिफ्लेक्ट होगी। आया समझ में? इसलिए गल्फ स्ट्रीम का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये वेग से भी संबंधित है। कोई समस्या यहाँ तक राहुल बाबू? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग तटों की आकृति में। चलूँ आगे? हो गया सबका? अच्छा पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए होता है, कोई भी काम अच्छा करने के लिए टाइम चाहिए होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ियाँ होती है। कहाँ गया तट? अब आते हैं तटों की आकृति। नेक्स्ट आपका जो है तटों की आकृति का क्या प्रभाव पड़ता है धाराओं की। तो डेफिनेटली तट से टकरा करके धाराओं की दिशा क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख लेना, ये आपका ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील तट, तो जैसी ये विषुवत धाराएं जो है यहाँ पर विषुवत धारा जैसी ब्राज़ील तट से टकराती है उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उत्तरी वाली, और दक्षिण वाली किधर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये किधर मुड़ गई आपकी नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड क्यों मुड़ी? क्यों मुड़ी नॉर्थवर्ड? टकराने के कारण से, है ना, टकरा करके ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई आपकी जो है। तो तटों की आकृति पे डिपेंड करेगा कि ये तटों की आकृति जो है ब्राज़ील तट की जैसी आकृति है उसके हिसाब से वह मुड़ करके ऊपर नीचे हो जाती है। तो दिशा और वेग दोनों चेंज हो जाएंगे, दिशा भी चेंज होगी और वेग भी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा, टकराएंगे तो कम होगा। तो तटों की आकृति का प्रभाव भी पड़ता है। एग्जाम्पल कौन सा दोगे? ब्राज़ील तट वाला दे देना कि ब्राज़ील तट से टकरा करके विषुवत धाराएं क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कम शब्दों में इतना ही लिखना है, समझ गए ना भाई? कम शब्दों में इतना ही लिखोगे तो काम चल जाएगा कि ब्राज़ील तट से टकराकर विषुवत धाराएं उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ज़्यादा हौच पौच भी नहीं करना है, एक ही लाइन में काम चल जाता। ठीक है। बन गया सबका? तो ये तटों की आकृति हो गया। फिर आपका तीसरा हमने लिखा है अंतः सागरीय स्थलाकृतियाँ। तो हमने देखा था सागर के अंदर कई सारी स्थलाकृतियाँ, सागर के अंदर कई सारे स्थलाकृतियाँ, कहीं पर समुद्री पर्वत है तो कहीं पर कटक है, पढ़ा था ना। तो इनसे भी टकरा करके धाराओं की दिशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, है ना। ऊपर की भी और नीचे वाली तो चली रही है, बॉटम करंट भी चल रही है नीचे,
तो इन धाराओं की दिशा में अंतःसागरीय स्थलाकृतियों के कारण से भी, है ना, अंतःसागरीय स्थलाकृतियों के कारण से भी धाराओं की दिशा और वेग क्या होते रहता है आपका जो है। तो अंतःसागरीय स्थलाकृतियों में क्या आएंगे, समुद्री पर्वत, कटक, इनसे टकराकर, समुद्री पर्वत कटक से टकराकर, है ना, दिशा और वेग दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, स्ट्राइक्स टू सी माउंट्स एंड रिजेस, द डायरेक्शन एंड विंड, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ करंट गेट चेंज। यहाँ पर भी जैसे एग्जांपल देना, तो यहाँ पे हमने देखा था कौन सा कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये धारा जैसी कटक से टकराती है, थोड़ा सा और उत्तर हो जाती है और फिर इधर की ओर आती है ना। यहाँ पे कटक है तो कटक से टकरा के थोड़ा सा उत्तर चली जाती है, फिर इधर की ओर आती है। तो मध्य अटलांटिक कटक से टकराकर धारा की दिशा चेंज हो जाती है, समुद्री की धारा की दिशा चेंज हो जाती है। मिड अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक से टकरा के उत्तरी विषुवत की धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल डालना है तो ये डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है धाराओं की दिशा में, वहाँ भी रास्ते में पड़ रही है तो ठीक है। तो कटक एकदम बीच बीच में क्या होता है, ब्रेक होता है, हाँ कटे रहते, तो जहाँ टकरा के रास्ते में आ गया तो ठीक है। तो ये होता है आपका जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और अलग अलग धाराओं में फिर दिशा और वेग में परिवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। फिर अब अलग अलग धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। क्वेश्चन लाया दिखाना, महासागरीय धाराओं से क्या क्वेश्चन आए हुए, नोट की ओरिजिन बस का है, ठीक है। तो यहाँ पे महासागरीय प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आए हुए, वो भी मोटी वाली बुक भी देख लिया करो, है ना। उस मैंने कहा ना आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो 24x7 आवर्स हनुमान चालीसा बना लो, है ना। हनुमान चालीसा वाले हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प कर जाएंगे। आया समझ में? प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए, 3-4 क्वेश्चन जो भी आए थे। तो मेंस में जैसे उत्पत्ति को लेकर है, दिखाना क्या एग्जैक्टली, सर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशनिक करेंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट्स। तो अभी प्रभाव पढ़ेंगे लास्ट में, तो इस आधे क्वेश्चन का आंसर उसके बाद मिलेगा। तो पहला वाला पार्ट्स का आंसर मिल गया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशनिक करेंट्स, कि महासागरीय धारा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर सीधा सीधा है आपका जो बताया, लेकिन कम शब्दों में लिखना, कैसे लिखोगे कम शब्दों में। फिर 2013 में भी आया, 2019 में, पहले 2013 में आया, फिर 2019 में वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ ओशनिक करेंट्स एंड देयर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा शब्द हेर फेर किया, तो क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है ज्योग्राफी में, और बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसमें कम शब्दों में लिखोगे कैसे, ये तो मैंने इतना सारा बता दिया तुम लोगों को, है ना। यहाँ पे एक चैलेंज क्या है आप लोग के लिए कि कम शब्दों में लिखना है। तो कम शब्दों में लिखोगे कैसे, तो मैंने फिर से कहा कि धाराओं की उत्पत्ति के बारे में पूछा है, तो स्टार्टिंग यही से करेंगे सबसे पहले कि सम्मिलित प्रभाव, ये फ्लो चार्ट बना दो। तो सामने वाले इतना ही बना के भी छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ जाएगा वो कि हाँ तुमको सब पता है। तो इतना बना दो, उसके बाद एक आध दो एग्जाम्पल इसका दे दो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से और व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, है ना, एक साथ जोड़ करके कौन सी धारा की उत्पत्ति होती है, विषुवत की धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक। तापमान, लवणता, इसको तीनों को एक साथ लिख दो,
कि तापमान लवणता का प्रभाव घनत्व पे पड़ता है और घनत्व के आधार पर कहीं पे घनत्व ज़्यादा है तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, कम है तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। एक पैराग्राफ में समेट सकते हैं इसको तीनों को जो है ना, कि तापमान लवणता का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, घनत्व पे, और इस आधार पर किसी क्षेत्र के महासागरीय जल का घनत्व ज़्यादा है तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, घनत्व कम है तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। एग्जाम्पल में सिर्फ यही विश्वतरीय क्षेत्र वाला ही दे दो कि विश्वतरीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जो धाराएं चलती है ऊपरी भाग में सतह की ओर, ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। घनत्व में अंतर के कारण से ही चल रही है, आई ना बात समझ में। और फिर इधर बता देंगे इसके अलावा बाह्य सागरीय कारक में भी है ना, वायुदाब के कारण से, वर्षा वाष्पीकरण के वितरण के कारण से, हिम के पिघलने से के कारण से क्या होता है, वाटर लेवल कम ज़्यादा होता है और जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। आ रही बात समझ में। और हवाओं का अलग से बता दो कि हवाओं के कारण से जिस दिशा में हवाएं चलती है उनके साथ साथ महासागरीय जल आगे की ओर बढ़ता है और धाराओं की उत्पत्ति होती है। कम शब्दों में ऐसे समेटना है, ये तो मैंने डिटेल समझाने के लिए तुमको अलग अलग बताया, तो आराम से 150-250 जो भी वर्ड लिखना है आराम से, है ना। सेकंड पार्ट भी इसका वही है कि इसका क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो अभी प्रभाव पढ़ेंगे लास्ट में तो सब समझ में आ जाएगा, उसका आधा पार्ट उसमें आंसर आएगा। तो पेपर मैंने कहा ना कि यूपीएससी के लिए थोड़ा धैर्य के साथ समझते हुए आराम से पढ़ोगे, हड़बड़ी में पढ़ोगे तो चीज़ें पढ़ तो लेते हो लेकिन याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तो आंसर नहीं बनते हैं। लेकिन एकदम बच्चों वाले अब सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर से आपके जो सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ये नहीं बोल सकते कि यूपीएससी का पेपर टफ आता है, ये तो नहीं बोल सकते। क्या जैद समझ गए ना, कहाँ खो गए थे यूपीएससी में खो गए थे, ठीक है समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना है, तो लिख लोगे समझ में आया कैसे, लेकिन प्रैक्टिस करना जाके खुद से, जाके ईमानदारी से जाके जितने क्वेश्चंस आए हुए उसका आंसर लिखने की कोशिश भी करना है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, जितने भी क्वेश्चंस महासागरीय लवणता को लेकर के कोशिश की लिखने की, कितने लोगों ने की, एक ही स्टार्टिंग, कुछ तो क्वेश्चन जाके पढ़ने के बाद कोशिश करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक है ना सिर्फ बुक पढ़ करके क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते तुम लोग। बुक में लिखा रहेगा कि ऐसी बॉल आ गई तो ऐसा मारना है तो छक्का लगेगा, तो सोच ले कि सीख गए क्रिकेट खेलना, तो पॉसिबल नहीं है। जाके एक फील्ड में प्रैक्टिस करके खेलना पड़ेगा, और खेलने का मतलब टेस्ट खुद से लिखना पड़ेगा। अभी तो लग रहा होगा सब लिख लेंगे, सब पता है, जब लिखने बैठोगे तो फिर कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, टाइम भी ध्यान रखना है कि 5, 7, 8, 10 मिनट के अंदर सब कुछ लिखना है। तो उसके लिए फिर है ना, मैं तो बता दिया इसलिए कि मेरा तो प्रैक्टिस है पूरा का पूरा, तो मैं तो 7 मिनट के अंदर लिख दूंगा 250 वर्ड, 10 मिनट 7, 8, 9 जो भी मिनट लगता है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद भी है चीज़ें, तो 10 मिनट से कम में भी लिख दूंगा। आ रही ना बस समझ में, 250 वर्ड। तो ये प्रैक्टिस में आएगा, लाओगे तब होगा, तब जा कर के यूपीएससी पकड़ में आएगी। आया समझ में? तो मेहनत करो, लिखो, लिख करके लाओ, दिखाओ, है ना। मेरा काम बढ़ जाता है उससे, लेकिन इम्पोर्टेंट काम है, टाइम निकाल के मैं चेक करते रहता हूँ। सबसे बोरिंग काम मुझे भी लगता है पेपर चेक करना, ठीक है। उसके बाद भी बोलता हूँ कि लिखो, है ना। यदि मुझे पूछा जाए कि कोचिंग के फील्ड में सबसे बेकार काम है, सबसे बोरिंग काम क्या लगता है, तो कॉपी चेक करना, ठीक है। उसमें भी अच्छी कॉपियाँ तो चेक करने में तकलीफ नहीं होती, बेकार है उसमें भी नहीं होती है, क्योंकि अच्छी में तो एक बार देखो हाँ ठीक ठाक लिखा है, राइट दे के काम चल जाएगा। बेकार लिखा है काट करके काम चल जाएगा, लेकिन बीच बीच का लिखा है ना, अच्छा फील हो रहा है नहीं बहुत बेकार फील हो रहा है, तो वहाँ पे फिर सोचना पड़ता है। और उसमें से किसी की हैंडराइटिंग खराब वाला आ गया कॉपी, तो फिर लगता है कि मुझे माथा पटक दो वहाँ पे। तो हैंडराइटिंग ठीक ठाक है तो भी टेंशन नहीं होता कि एक ही बार में तुरंत पढ़ने में आ जाए, समझ गया ना भाई। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, लिखो, और मेन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो भी देखो जा करके, और खुद से भी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ना अभी तो चैट जीपीटी का यूज करो कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर ओशनिक करेंट्स डाल दो फॉर यूपीएससी, और लास्ट में लिखो टफ क्वेश्चन, टफ के पहले तो सब क्वेश्चन टफ, मैक्सिमम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लिख दो, वो 100 क्वेश्चन बना के दे देगा इधर उधर के। आंसर भले बाद में जहाँ डाउट हो क्लियर कर लेना। तो ये सब आज के डेट में इजी अवेलेबल है आपके पास,
टेक्नोलॉजी का आप सही यूज कर सकते हो। महासागरीय लवणता से संबंधित 100 क्वेश्चन बना के दो, सीधा ऑर्डर दे दो उसको चैट जीपीटी को। टफ क्वेश्चंस बना के दो, यूपीएससी के लिए बना के दो, तो 100 क्वेश्चन बना के दे देगा, दर 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 दर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पर उसको देखो, तो मैंने कहा ना प्रैक्टिस के लिए आज की डेट में आप लोग के पास कोई समस्या नहीं है। और चैट जीपीटी दे दिया जितने क्वेश्चन, उसको बना लिया, इसका मतलब है कि मेरे से ज़्यादा दिमाग है एआई के पास। अब उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर लाओ डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा ना कि ईजी हो गया है आज की डेट में पढ़ाई करना, लेकिन उसको कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। आया समझ में? तो उसका सही यूज सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन सब कुछ गलत नहीं है ना। 10%